हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल्स और मैं हूं प्रभाकर आचार्य। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैंने समास प्रकरण चालू किया है। उसमें अभी तक मैंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें मैंने समास किसे कहते हैं उसके बारे में बात की। समास के प्रकार, अव्ययभाव समास, उसमें क्या अव्ययभाव समास के कितने प्रकार हैं और कैसे पहचाना जाए उसके बारे में बात किया। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ दूसरा वीडियो, जिसमें मैं तत्पुरुष समास, दूसरा टाइप जो है तत्पुरुष समास के बारे में बात करूँगा। उसको पहचानने का तरीका बताऊँगा, किस तरह आसानी से इसको समझा जाए, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसे कहा जाता है उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुष, अर्थात समास शब्द में दो शब्द होते हैं। पहला शब्द जो बिगिनिंग लेटर होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। तो जहाँ पे पहला शब्द प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। और जहाँ पे उत्तर पद अर्थात दूसरा शब्द प्रधान होता है, दूसरे शब्द की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, अर्थात जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात संस्कृत में से कहेंगे यस्मिन् समासे उत्तर पदम प्रधानम भवति तत्र तत्पुरुष समासः मन्यते, वहाँ पे तत्पुरुष समास माना जाता है। पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है, मतलब जो दो शब्द होते हैं, पूर्व पद जो होता है वो उत्तर पद का विशेषण बन जाता है, गुण बन जाता है, क्वालिटी। तो इसीलिए इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। जब हम समास बनाते हैं तो पहले शब्द की जो विभक्ति होती है, चाहे वो द्वितीया हो, तृतीया हो, चाहे जो भी विभक्ति है, उस विभक्ति को हटाकर दूसरे शब्द के साथ में जोड़ा जाता है। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, यथा इज जस्ट एज राजपुरुषः, अर्थात राजपुरुष एक शब्द है, सामासिक शब्द है। इसको जब विग्रह करेंगे तो राजा का पुरुष, इस हिंदी में होगा राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। तो पुरुष एक शब्द है और राजा दूसरा शब्द, तो पुरुष की प्रधानता है यहाँ पे, यहाँ राजा की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता है। तो इसीलिए इसे उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको विभाग कर सकते हैं। तत्पुरुष समास इसके प्रकार है व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण मतलब एक जो दो शब्द है, तो एक शब्द किसी और विभक्ति में होगा और दूसरा शब्द किसी और विभक्ति में, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। इसमें विभक्ति तत्पुरुष समास, नई तत्पुरुष समास एंड उपपद तत्पुरुष समास आता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास जहाँ पे दोनों शब्द एक ही विभक्ति में दिखाई देगा। तो इस बेसिस पे तत्पुरुष समास के दो प्रकार हुए। अभी व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भी प्रकार आप देख लीजिए। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के तीन भेद होते हैं, ये तीन प्रकार का होता है। पहला है विभक्ति तत्पुरुष समास, जिसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग किया जाता है। द्वितीया से सप्तमी विभक्ति ही माना जाता है, प्रथमा और संबोधन को नहीं। दूसरा प्रकार है नय तत्पुरुष समास, जिसमें इसमें निगेटिव मीनिंग कहते हैं, मतलब अपोजिट मीनिंग दिखाया जाता है। इसके बाद में अंतिम प्रकार है उपपद तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा शब्द जो होता है वो एक्चुअली क्रिया का रूप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विभक्ति तत्पुरुष समास के। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको अच्छी तरह से समझा जाना जरूरी है। विभक्ति तत्पुरुष समास सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो विभक्ति तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है, खासकर सीबीएसई बोर्ड वालों बच्चों को, कि पाठ्यक्रमानुसार मात्र विभक्ति तत्पुरुष समास के बारे में ही पढ़ना है। मतलब आपको विभक्ति तत्पुरुष समास ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। फिर भी हम आगे तत्पुरुष समास को पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करेंगे।
तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि तत्पुरुष समास को समझा जाए। भले ही इसमें आपको विभक्ति तत्पुरुष समास आए, लेकिन आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आपको समास को पूर्ण रूप से जानना ज़रूरी है, ताकि चाहे आप कोई पाठ पढ़ रहे हो या फिर आप समास देख रहे हो तो उसमें अच्छी तरह से उस चीज़ को पकड़ सको, उसको समझ सको। विभक्ति तत्पुरुष समास, क्यों इसे विभक्ति तत्पुरुष समास कहा जाता है? इस समास के अंतर्गत विभक्तियों का लोप होता है, मतलब जो विभक्ति होती है पहले शब्द में, उस विभक्ति को हटा दिया जाता है। इसके द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं, मतलब ये 6 प्रकार का होता है। आपने अगर संज्ञा रूप याद किया है तो आपको याद होगा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो टोटल 8 होते हैं संबोधन को इंक्लूड करके। तो उसमें से संबोधन और जो अपना ये है प्रथमा विभक्ति, उसको हटाकर 6 का ही प्रयोग किया जाता है। सो द्वितीया से लेके सप्तमी विभक्ति तक इसमें कंसीडर किया जाता है। अब देखिए द्वितीय तत्पुरुष समास। पहले हम सबसे शुरू करते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास, जो कि पहला प्रकार है विभक्ति तत्पुरुष समास का। द्वितीय तत्पुरुष समास, ये द्वितीय हो गया, मतलब द्वितीय तत्पुरुष समास। इसमें क्या शब्द होते हैं? एक यहाँ पे मिस्टेक है, मैं आपको पहले करेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे द्वितीय का स्पेलिंग मिस्टेक था, द्वितीय, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं द्वितीय तत्पुरुष। इसमें कैसे पहचाना जाए कि ये द्वितीय है? क्योंकि विभक्ति तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, तो आप कैसे पहचाना जाए? तो इसको पहचानने का तरीका है कि दूसरा शब्द जो है उसमें, मतलब समास में जो दूसरा शब्द होता है, अगर वो श्रित है, अतीत है, पतित है, गत है, अत्यस्त है, प्राप्त है, तो एवं आपन्न है, तो विभक्तियों से युक्त होता है, तो अर्थात इसके विग्रह के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पे भी एक मिस्टेक्स है। तो जहाँ पर आपको द्वितीय तत्पुरुष में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त एवं आपन्न दूसरा शब्द दिखाई दे, उसमें पहला शब्द जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है, विभक्तियों से युक्त होता है, अर्थात इसके विग्रह के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है। अभी उदाहरण देखिए, 2 उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। उदाहरणम सुखम प्राप्त, तो प्राप्त, यहाँ पे आप प्राप्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा शब्द प्राप्त है। तो जब ये विग्रह किया तो सुखम, ये द्वितीय एक वचन में है सुखम, तो सुखम प्राप्त। जब इसको समास बनाएंगे तो अनुस्वार हटा के आगे के शब्द के साथ में जोड़ के शब्द बनेगा सुख प्राप्त। तो ये आपका द्वितीय तत्पुरुष हो गया। फिर ग्रामम गतः, गम गच्छ द्वितीय विभक्ति इसको चाहिए। इसको विग्रह जब ये इसको समास शब्द बनाएंगे तो अनुस्वार हटा के आगे के शब्द के साथ में संधि कर दिया जाएगा, जिससे फॉर्म बनेगा ग्रामगतः। आगे का शब्द देखते हैं हम, मतलब क्या होना चाहिए, तो आपको हेल्प मिलेगा। द्वितीय तत्पुरुष समास कहाँ पे होगा? द्वितीय विभक्त्यंत पदस्य समासः, मतलब द्वितीय तत्पुरुष समास वहाँ पे होगा जहाँ पे दूसरा शब्द श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, गामी, भुभुक्ष, ये सारे शब्द ही भवति, जहाँ पे ऐसे शब्द रहेंगे दूसरे साइड में सेकेंडरी वर्ड, उसे कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। अभी उदाहरण एक और यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, कृष्णम श्रितः, तो कृष्ण के श्रित मीन्स आश्रित, तो कृष्ण श्रित, तो अनुस्वार हटा के आगे के शब्द के साथ में संधि कर दिया गया। ध्यातव्य, मतलब आपको ध्यान रखना है क्या? ध्यातव्यम अत्र सर्वेषु पूर्व पदेषु द्वितीया विभक्ति अस्ति, मतलब ऊपर जितने भी उदाहरण हमने देखा है उसमें पहला शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति में है। समस्त पदे द्वितीयायाः लोपः जातः, जब समास बनाया गया तो जो द्वितीय विभक्ति का रूप था पहले शब्द में उसको हटा दिया गया। लोप मीन्स उसको ड्रॉप कर देना, ओरिजिनल वर्ड को फिर संधि कर देना, तो यही द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। सेकेंड, यत्र पूर्व पदस्य द्वितीय विभक्ति लोप भवति, अर्थात जहाँ पे पहले शब्द का द्वितीय विभक्ति मतलब कारक चिन्ह का लोप कर दिया जाता है, उत्तर पदम च प्रधानम भवति, और सेकेंड वर्ड जो है, सेकेंड पार्ट जो है, जैसे श्रित, पतित, इस सब की प्रधानता होती है, तत्र द्वितीय तत्पुरुष भवति, वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखा था आपको,
एवमेव इसी तरह से पूर्वपदे यस्याः विभक्त्याः लोपं कृत्वा उत्तरपदेन संयोजनं क्रियते तदेव तस्य नाम भवति। तो जहाँ पर पूर्व पद में पहले शब्द में जो भी विभक्ति होती है उसको हटाकर दूसरे शब्द के साथ में संयोजन मीन्स होता है जोड़ना, ये ऐड किया जाता है, तो पहले शब्द में जो भी विभक्ति होती है उसी पर इस समास का नाम होता है। अर्थात यहाँ पे द्वितीया है तो द्वितीया तत्पुरुष समास। तो ये आपके द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। अभी हम लोग देखते हैं तृतीया का। तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष समास। इसके समस्त पद तृतीया विभक्ति का लोप होता है। इसके समस्त पद में तृतीया विभक्ति का लोप होता है। जब समास बनाते हैं तो पहले शब्द में जो तृतीया विभक्ति का रूप होता है उसे हटा दिया जाता है और फिर संधि की जाती है। अब उदाहरण देखें यहाँ पे। उदाहरण मदेन अंध, तो मदेन एन तृतीया विभक्ति का रूप है अकारांत शब्द में, तो यह हटाकर मद शब्द ओरिजिनल हो गया, उसको अंध के साथ में संधि कर दिया गया तो मदांध शब्द बना। ये समस्त पद है। तो आप देख सकते हैं एन को हटा दिया गया तो मदेन अंध। फिर मदेन शून्य, तो मद शून्य, मद से शून्य मतलब बिना मद वाला, मद कोई घमंड नहीं। तो यहाँ पे भी तृतीया विभक्ति को हटा लिया गया और फिर संधि किया गया। तो ये तृतीया विभक्ति क्या है। अभी तृतीया तत्पुरुष समास कैसे पहचाने, तो आप इसको ध्यान में रखें। तृतीया तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द अर्थात जैसे मदेन अंध, तो मदांधा जो अंधा दूसरा शब्द है, तो दूसरा शब्द अगर पूर्व है, सदृश है, सम है, उनार्थ है, कलह है, अंध है, मिश्र है इत्यादि शब्द है तो उसे तृतीया तत्पुरुष समास करेंगे। और विग्रह करते समय आपको पहले शब्द को तृतीया विभक्ति में लेके जाना है। तो विभक्तंत पदेश भवति सप्ताहेन पूर्व, तो सप्ताह पूर्व, सप्ताहेन पूर्व, सप्ताह पूर्व, तो सप्ताह के पूर्व। तो यहाँ पे आप देखते हैं पूर्व के वजह से यहाँ पे सप्ताहेन तृतीया में आया। और संधि करते टाइम में, समास बनाते टाइम में एन को हटा के सप्ताह को पूर्व के साथ में ऐड कर दिया गया। यहाँ पे एक मिस्टेक है, पूर्व होना चाहिए, सप्ताहेन पूर्व। माता सदृश, मात्रा सदृश, माता के साथ, तो सदृश जब शब्द आएगा तो तृतीया आएगी। तो मात्रा मातृ शब्द है, ऋकारांत शब्द, तो तृतीया एक वचन का फॉर्म है मात्रा सदृश। अभी संधि किया गया तो ओरिजिनल वर्ड शब्द है मात्रा का मातृ शब्द, तो मातृ सदृश बन गया विभक्ति हटाकर। अब आगे आते हैं हम। अब हम शुरू करते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास में आप देख सकते चतुर्थी तत्पुरुष समास, इसके समस्त पद में चतुर्थी विभक्ति का लोप होता है। जब इससे समास बनता है, जब इसको समास बनाते हैं तो पहले शब्द में जो चतुर्थी विभक्ति है उसको हटा दिया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है चतुर्थी तत्पुरुष समास। उदाहरण देखिए, नृपाय धनम, नृप के लिए मीन्स राजा के लिए धन, तो नृप धनम। तो ये समास पद में जब समास पद बनाया गया, समस्त पद बना, तो नृपाय आय हटाकर नृप जो ओरिजिनल शब्द है उसको धन के साथ में ऐड कर दिया गया, संधि कर दिया गया, तो विभक्ति हटाकर। वासाय गृहम, घर रहने के लिए, वासाय मीन्स अर्थात रहना, तो रहने के लिए, तो आय को हटाकर वास को आगे के शब्द के साथ में संधि कर दिया गया, तो वास गृहम हो गया। अभी चतुर्थी शब्द तत्पुरुष समास के कुछ यहाँ पे और उदाहरण है, मतलब उसको कुछ रूल्स है, अगर वो आपको याद है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति में अर्थ, बलि, हित, सुख इत्यादि शब्द अगर सेकेंड पार्ट है, दूसरा शब्द है, तो वो चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। और विग्रह करते समय पहले शब्द को आपको चतुर्थी विभक्ति में लेके आना चाहिए, उसके लिंग और उसके एंडिंग के हिसाब से, उसके जो अंतिम वर्ण है उसके हिसाब से। उदाहरण आप देख सकते हैं, जनेभ्य हितम, तो जन शब्द है, अकारांत शब्द है, ये बहुवचन है, चतुर्थी बहुवचन, जनाय जनाभ्याम जनेभ्य, तो हितम मीन्स हित के लिए, तो जनेन जनेभ्य हितम जनहितम, तो एभ्य को हटा दिया गया, जन शब्द ओरिजिनल है उसको हित के साथ में जोड़ दिया गया। अब आते हैं हम लोग पंचमी पे। पंचमी तत्पुरुष समास, इसके समस्त पद में पंचमी विभक्ति का लोप होता है। पंचमी विभक्ति अर्थात अगर हम सब देखें
तो रामात होता है, वृक्षात होता है, या मालायाः या नद्याः, ये सब। तो ये जो विभक्ति है, कारक चिन्ह है, उसको हटाकर ओरिजिनल वर्ड को सेकेंड वर्ड के साथ में संधि कर दिया जाता है। इसीलिए इसको पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उदाहरण देखें यहाँ पे, वृक्षात वृक्षात पतित, पेड़ से गिरा हुआ। तो यहाँ पे वृक्षात, वृक्ष शब्द है, अकारांत शब्द, उसमें आत जो है उसको आत को हटाकर वृक्ष को आगे के शब्द के साथ में संधि कर दिया गया, तो ये बन गया वृक्षपतिता। उसी तरह से भयात मुक्तः, तो भय शब्द है, उसमें आत ऐड किया गया, अकारांत शब्द है, तो आत को हटाकर आगे के शब्द के साथ में संधि कर दिया गया और शब्द बना भय मुक्त। तो ये पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। अभी पंचमी तत्पुरुष समास है या द्वितीय है या तृतीय है, तो कैसे पहचाना जाए, तो आप इसको ध्यान से देखिए। पंचमी तत्पुरुष समास में अक्सर देखा जाता है कि दूसरा शब्द जो होता है वो मुक्त होता है, या पतित है, या भय है, या भीत है, या भीति, या भी शब्द है, तो पंचमी विभक्ति होगी। शब्द स पंचमी विभक्त्यंत पदम समस्यते, मतलब बनता है। अर्थात दूसरा शब्द जैसे वृक्ष पतित, तो पतित दूसरा शब्द है, तो वैसे ही दूसरा शब्द अगर मुक्त है, पतित है, भय है, भीत है, भीति है, भी है, तो पंचमी तत्पुरुष समास होगा। अब उदाहरण देखिए यहाँ पे, व्याघ्रात भीतः, भीतम इज स्कैर्ड, डरा हुआ, किससे, बाघ से। तो व्याघ्र अकारांत शब्द है, ये पंचमी एक वचन में होगा व्याघ्रात, तो बाघ से डरा हुआ, तो आत को हटा लिया गया, व्याघ्र शब्द ओरिजिनल है, उसको भीतः के साथ में संधि कर दिया गया, तो ये पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। चलिए हम षष्ठी को देखते हैं अभी। षष्ठी तत्पुरुष समास, इसके अंतर्गत बनाए जाने वाले समस्त पदों में जब हम समास बनाते हैं और वो षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब पहले शब्द में जो षष्ठी विभक्ति है उसको हटाकर और फिर आगे के शब्द के साथ आगे के शब्द के साथ संधि कर दिया जाता है। उदाहरण देख सकते हैं, सताम संगति ही, तो सताम षष्ठी बहुवचन फॉर्म है, क्योंकि ये तकारांत शब्द है, तो सतः सतोह सताम होता है, तो इसमें सताम में से आम को हटा दिया गया, सत शब्द बच्चा जो कि तव हलंत है उसको आगे के साथ में संधि कर दिया गया संगति के साथ, तो शब्द बना सत्संगति ही। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, स्वर्णस्य पात्रम, सोने का पात्र, बर्तन, तो स्वर्ण शब्द है, इसमें स्यो जो है उसको हटाकर पात्र के साथ में संधि कर दिया गया, तो शब्द बना स्वर्ण पात्रम, ये समास शब्द है स्वर्ण पात्रम, तो इसे षष्ठी विभक्ति कहते हैं। अब हम षष्ठी कैसे पहचानें, तो इसको पहचानने का तरीका है, षष्ठी विभक्त्यंत पदम अन्य विभक्त्यंत पदैश समस्यते, मतलब इसमें दूसरा जो शब्द होता है वो अक्सर नाम ही होता है, नाम या विशेषण हो सकता है, तो इसमें नाम का पहले शब्द का दूसरे के साथ में रिलेशन दिखाया जाता है। अनिविभक्ति शब्द, तो उसमें क्या दिखाई देगा आपको, पहले शब्द में स्य, याहा, एहे इत्यादि, तो इससे समझ में आता है कि ये षष्ठी विभक्ति फॉर्म है। बाकी में पार्टिसिपल होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर दोनों नाम ही होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जीवनस्य रक्षा, रक्षा भी एक नाम ही है, और जीवन ये भी नाम है, तो जीवनस्य रक्षा, रक्षा मतलब रक्षा में सुरक्षा, किसका, तो जीवन का, तो जीवन के लिए स्यो लगा दिया गया, जीवनस्य। तो समास बनाते समय स्यो को हटा के जीवन जो ओरिजिनल शब्द है, मूल शब्द है, उसको आगे के शब्द के साथ में जोड़ दिया गया और शब्द बना, समास शब्द बना जीवन रक्षा। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब अंतिम समास हम देखते हैं, सप्तमी तत्पुरुष समास, जो अंतिम समास है विभक्ति तत्पुरुष समास है, उसे कहते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। इसके नियमानुसार, इसके नियम के अनुसार बनाए जाने वाले समस्त पद में सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। बाकी विभक्ति की तरह इसमें भी पहले शब्द में जो सप्तमी विभक्ति है उसको हटाकर दूसरे शब्द के साथ में जोड़ दिया जाता है। अब उदाहरण देखें यहाँ पे, जले मग्न, तो जल शब्द में एक ही मात्रा है जो कि सप्तमी विभक्ति में आती है अकारांत शब्द में, और मग्न दूसरा शब्द है, तो एक को हटा लिया गया, मुख्य शब्द बना जल, उसको मग्न के साथ में जोड़ दिया गया, तो जलमग्न, ये समस्त पद बन गया। न्याय पंडित, न्याय सप्तमी एक वचन का रूप है,
अकारांश शब्द है, सप्तमी एक वचन में न्याय न्याययो न्यायेषु होता है, तो यहाँ पे एक ही मात्रा को हटा लिया गया, न्याय शब्द बचा, मूल शब्द उसको पंडिता के साथ में जोड़ दिया गया, तो न्याय पंडिता इस तरह से शब्द बना। आपको याद रखना है संधि और समास। समास में संधि होता ही होता है, बट संधि में समास कभी भी नहीं आपको दिखाई देगा। अब देखिए इसको कैसे पहचाना जाए। तो सप्तमी तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका है कि जहाँ जब कुशल, रत, लीन, मग्न, पटु, प्रवीण, प्रवीण, निपुण, सिद्ध आदि शब्द अगर दूसरा शब्द हो, दूसरा शब्द आपको इस तरह का दिखाई दे, ये शब्द दिखाई दे, तो आप पहचान लीजिए, आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। और विग्रह करते समय पहले शब्द को आपको सप्तमी विभक्ति में लेकर जाना है। जैसे यहाँ पे शास्त्र निपुणा, तो शास्त्रेषु निपुणा, शास्त्रों में निपुण, एक्सपर्ट, शास्त्रों में जो होता है, जो कुशल होता है, निपुण होता है, उसे कहा जाता है शास्त्र निपुणा। तो ये शब्द है, आपको इस तरह से आप सप्तमी विभक्ति को पहचान सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। ये इससे आप समास को अच्छी तरह से आसानी से समझ सकते हैं, खासकर विभक्ति तत्पुरुष समास। इसी तरह से मैं बाकी वीडियो बनाने वाला हूँ, समास पे बहुत सारा मैं वीडियो बनाऊँगा। अब आगे मैं बात करूँगा इसमें नए तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। फिर हम लोग बात करेंगे कर्मधारय और द्विगु समास, जो कि ये भी तत्पुरुष समास के ही प्रकार है। फिर हम आगे बहुब्रीहि और उसके बाद में हम द्वंद्व समास के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ इसको देखते रहिए, इसको समझिए, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आसानी हो समास को पहचानने में, समास को विग्रह करने में। तो दोस्तों, आज मेरा कुछ गला ठीक नहीं है, तो शायद आपको सुनाई अच्छी तरह से न दिया हो, उसके लिए क्षमा करें। और प्लीज़ अगर आपने आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। उस सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं तरह-तरह के इसी तरह से आपको घर बैठे ही आपको मदद करूँगा। अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे तो आप घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। हर एक चैप्टर पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। हर एक ग्रामर पार्ट पे मैं वीडियो बनाऊँगा, प्रश्न पत्र मैं डालूँगा, उसको मैं डिस्कस करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आप अच्छे अंक लेकर आए बोर्ड में और आपका परसेंटेज बढ़े। तो देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्रिपेयर कीजिए। सो थैंक यू।